ऊपर दिख रहा है। और दूसरा है हमारा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज यानी एक्टिविटी सीरीज क्या है। तो ये क्या एक सीरीज है जो मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों के लिए होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस इन विच मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सजाते हैं और ये रिएक्टिविटी सीरीज कहलाते हैं। तो मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सजाया है। आप देखिए वहां पर पोटेशियम सबसे लेफ्ट है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन यहाँ बीच में आ गया नॉन मेटल, मेटल के बीच में नॉन मेटल एक बाउंड्री की तरह। उसके बाद कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर एंड गोल्ड। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है और सबसे लिस्ट रिएक्टिव ऑलमोस्ट नोबल मतलब नहीं रिएक्शन करने वाला वो है गोल्ड। इसके अलावा एक प्लैटिनम है जो यहाँ नहीं है। प्लैटिनम भी बहुत लो रिएक्टिव वाले मेटल है, ऑलमोस्ट उनका रिएक्टिविटी नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर। तो यहाँ पर ये है, तो ये सभी हाइड्रोजन यहाँ पर मार्क में दिया गया है कि हाइड्रोजन बता रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ये सभी मेटल कर सकते हैं जो बाएं साइड है, दाहिने साइड वाले नहीं कर सकते हैं। इसलिए कॉपर एसिड के साथ रिएक्टिविटी करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, जबकि हाइड्रोजन के बाएं जितने भी मेटल्स हैं वो सभी देते हैं और सबसे फास्टली सबसे तेजी से देता है वो है पोटेशियम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बता रहा है कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कितना ज़्यादा एक्टिविटी शो कर सकता है। ये हमारा बेस्ड है जो हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज देखा था कि कैसे डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, बर्निंग, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या होता है, एक मेटल उस मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। तो कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से है। अगर देखा जाए तो हमारा अगर तुलना करें दोनों में से तो जिंक जो है वो आयरन सॉल्ट के सॉल्यूशंस में से आयरन को अलग कर सकता है, लेकिन आयरन जिंक मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशंस में से जिंक को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन जिंक से लो रिएक्टिव है। जिंक कर सकता है आयरन को क्योंकि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक इसकी कैटेगरी बताता है कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन रिएक्टिविटी ज़्यादा शो कर सकता है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ये सभी चीज़ें यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये वैरी करते हैं, वैरी विथ देयर ओन कैपेसिटी टू रिएक्ट। ये इनकी कैपेसिटी बताता है कौन कितना ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है। सपोज बर्न कर दिया तो कौन जल्दी ऑक्साइड बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा। गोल्ड नहीं बनाते हैं ऑक्साइड, आप उनको हवा में जितना भी जलाएं ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। लेकिन पोटेशियम सिर्फ आप हवा में रख दें, वो अपने आप जलाने की जरूरत नहीं, खुद ही बर्न करके वो पोटेशियम के ऑक्साइड बना डालते हैं। सोडियम की एक्टिविटी बहुत रहती है, वाटर और एयर के साथ जल्दी रिएक्शन करता है, बर्न करता है फ्लेम के साथ और ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरह से तो ये हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं फोटो में। हाइड्रोजन गैस को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, बाएं साइड वाले। ठीक है, और ये सभी यहाँ जो मैंने लिखा कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये कभी भी हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद नहीं देते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम है। दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं वहां पर, दूसरा हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं। तो मेटल का स्वभाव है इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने का एंड नॉन मेटल का स्वभाव है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो मेटल क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके वो कैटायन में चेंज हो जाते हैं। कैटायन यानी कि कैटायन क्या है, एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज जितने भी स्पेसीज हैं, चाहे वो सिंगल एटम से बना हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, वो पॉजिटिवली चार्ज है तो कहलाते हैं कैटायन। दूसरा है कि नॉन मेटल गेन करके नेगेटिव चार्ज अपीयर कराते हैं। मतलब नॉन मेटल गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और वो नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, वो आइदर सिंगल एटम के रूप में हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो। तो कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। यानी कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाले, एनायन
नेगेटिव चार्ज वाले। और कैटायन बनते हैं बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, एनायन बनते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे, एग्जाम्पल में दिखाया गया है। तो कैटायन और एनायन क्या होते हैं, अलग अलग चार्ज वाले होते हैं। तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल चार्ज होने के कारण दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपस में कंबाइन हो जाते हैं, टच होके रहते हैं, नो ओवरलैपिंग, टच होके रहते हैं और कंबाइन होके रहते हैं। दैट इज कॉल्ड फार्मूला। उनको कंपाउंड में हम लोग बोलते हैं। और वो बॉन्ड जो आपस में टच कराता है इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को नज़दीक लाकर, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, और वो कंपाउंड कहलाते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो ठीक है, तो कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करता है, बड़ा सवाल है। कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है, ये सभी अपने आप को स्टेबल करने के लिए करते हैं। और स्टेबिलिटी के बावजूद इलेक्ट्रिकल चार्ज के कारण एक दूसरे से टच में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और वो फॉर्मूला या कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, जो आपने 9 में पढ़ा, और वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल हो जाते हैं। 28 क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। क्लोरीन का 287 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगी। ये ले लेते हैं इस छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को, सोडियम जिस इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है उसको क्लोरीन ले लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। क्लोरीन माइनस चार्ज के साथ 288 इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 288 स्टेबल हो गए। अब सोडियम प्लस भी स्टेबल है और क्लोरीन माइनस भी स्टेबल है, लेकिन दोनों का इलेक्ट्रिकल चार्ज अलग अलग है, इसलिए दोनों कंबाइन होकर के यहाँ पर सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस सोडियम क्लोराइड कंपाउंड या फॉर्मूला बना डालते हैं। इस तरह से होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम MgCl2। मैग्नीशियम का है 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं क्योंकि इनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लॉस करने के बाद स्टेबल हो जाते हैं 282 से 28। क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए 2 क्लोरीन की जरूरत है। यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम लिए गए हैं क्योंकि वहां पर एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करने के लिए 2 क्लोरीन एटम की जरूरत है, और 2 क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 288 में हर क्लोरीन एटम बदल जाता है नेगेटिव चार्ज के साथ। तो यहाँ पर 2 Cl माइनस है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, कितना Cl होगा या कितना नॉन मेटल या कितना मेटल होगा, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना है, कितना एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, मेटल नॉन मेटल को कितना ट्रांसफर कर रहा है, या नॉन मेटल मेटल से कितना गेन कर रहा है। तो यहाँ पर Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण 2 प्लस चार्ज और Cl माइनस 2 है, और यहाँ पर कंबाइन होकर MgCl2 कंपाउंड या आयोनिक फार्मूला बनाए हैं या आयोनिक कंपाउंड बनाए हैं। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इनको ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ट्रांसफर मेथड से दिखा सकते हैं, और ये भी मेथड दिखाने का एक तरीका है जो मैंने ये लिखा ये है। और दूसरा है कि आयोनिक बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, उसको मैंने दिखाया है कि एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 है, 3 डॉट से दिखाया है। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड। तो हर एल्यूमिनियम के पास 3 डॉट दिखा है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास 6 है। तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उनके सिंबल के सराउंडिंग में दिखाया जाता है और ट्रांसफर दिखाया जाता है। एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 2 मिल जाए तो 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे। तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वो ले पा रहे हैं एल्यूमिनियम एटम से। तो टोटल हमें 3 ऑक्सीजन के लिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके लिए 3 एल्यूमिनियम एटम के बदले 2 ही एल्यूमिनियम एटम चाहिए, क्योंकि 3 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर यहाँ पर देखिए मैंने ट्रांसफर दिखाया है, मैंने एरो से दिखाया ट्रांसफर कि कैसे ये एक एल्यूमिनियम एटम 2 इसको ट्रांसफर करना है, एक इसको, इसने एक इसको ट्रांसफर किया और 2 नीचे वाले तीसरे ऑक्सीजन एटम को ट्रांसफर किया। ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गए, एल्यूमिनियम भी स्टेबल हो गया, लेकिन हर एल्यूमिनियम एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए। हर ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, 2 माइनस, और 2 माइनस 3 प्लस दोनों इलेक्ट्रिकली अलग अलग चार्ज हैं, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करके Al2O3 बनाते हैं कंपाउंड। तो इस तरह से उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हुए, उनके ट्रांसफर को शो करते हुए आप उनको डिपिक्ट कर सकते हैं, बाई पिक्चर दिखा सकते हैं कि किस तरह से आयोनिक कंपाउंड बन रहे हैं, किस तरह से मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं
और मेटल एंड नॉन मेटल आपस में किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्मूला या बॉन्ड बना रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास के समय, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनके क्या क्या गुण हैं, तो वीडियो में नहीं दिखाएंगे, आप आयोनिक कंपाउंड वहाँ से ही हम लोग बात करेंगे, पढ़ लेंगे। और ये जरूरी है, आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेकर के आप इसको कन्विंस हो सकते हैं, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि किस तरह से मेटल्स नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है। ये हायर क्लासेस में भी रहते हैं, आप अभी से समझ लें तो अच्छा है, ठीक है। तो आप इस तरह से हमको दिखाएं या वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से दिखाएं, एक ही बात है। तो इस तरह से मेटल एंड नॉन मेटल्स के दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इस तरह से कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे और भी आगे, अभी इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही ना, स्टे एट होम एंड डू स्टडी। थैंक यू।